दोस्तों, मैं नील कुमार पलाशे एक बार फिर आपका पलाशे क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी ग्रामर कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें हमारे पेपर में 6 से 7 प्रश्न दिखाई देते हैं, जो 2 नंबर और 3 नंबर के आते हैं, उनको एक साथ एक सीरीज में लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, इसके बाद आवेदन पत्र है और जीवनी, ये तीनों चीज़ों को हमने एक ही लेख में रखा है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इसमें और विस्तृत जानकारी चाहिए, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी अगर चाहिए, तो हमारी पलाशे क्लासेस पे जाकर साइट पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सभी कक्षाओं के लिए हिंदी ग्रामर 2024 या महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवादी कविता की 2 विशेषता लिखिए। मतलब प्रतिवादी कविता की 2 विशेषता। तो प्रतिवादी कविता की 2 विशेषता निम्नलिखित है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखेंगे। रूढ़िवाद का विरोध किया गया है। क्या किया गया है? रूढ़िवाद का विरोध किया गया है और क्रांति का स्वर दिखाई दिया है। मतलब पुरानी जो परंपराएं हैं उनका विरोध किया गया है और उसके लिए क्रांति का स्वर भी दिखाई दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाटक के प्रमुख तत्व लिखिए। तो नाटक के प्रमुख तत्व मतलब जब आप किसी एक नाटक का निर्माण करते हैं या कोई नाटक बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? कथा वस्तु होनी चाहिए, पात्र होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, शैली होना चाहिए, देश काल होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और अभिनय होना चाहिए। मतलब इतनी चीजें आपके नाटक में होने। आप कोई नाटक बना रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन कथा क्या है, मेन पात्र कौन है, किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, किस देश के बारे में बताया गया, संवाद किस प्रकार का होगा और अभिनय किस प्रकार से किया जाएगा। मतलब ये सारे नाटक में होने चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। संस्मरण किसे कहते हैं और रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसको समझने पे अगर आपको पता लग जाए। संस्मरण जो हमारे मन में सोचते, रेखा चित्र जिसको हम अंकित कर कर बताते, मतलब रेखा खींच कर बताते। ये तो मैंने मौखिक बताया। उत्तर में देख लेते हैं। संस्मरण वास्तविक होता है, जबकि रेखा चित्र एक काल्पनिक होता है। संस्मरण क्या होता है? वास्तविक होता है, जबकि रेखा चित्र एक काल्पनिक होता है। भारत का पूरा नक्शा है, हम उसको एक ब्लैक बोर्ड पे पूरे नक्शे को बनाकर बता सकते हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं है। संस्मरण का संबंध किसी कथा या घटना विशेष से होता है, जबकि रेखा चित्र किसी वस्तु, पात्र और आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन करने से होता है। अगला है हमारा, विपरीतार्थ शब्द किसे कहते हैं? विपरीतार्थ शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला। मतलब ऐसा शब्द जो उल्टा अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द। इसमें हम किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालते हैं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा का बुरा, खट्टा का मीठा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर बताइए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। स्थायी भाव संचारी भाव में निम्नलिखित अंतर है। स्थायी भाव एक रस में एक ही स्थायी होता है। मतलब स्थायी भाव क्या होता है? एक रस में एक ही भाव होता है, स्थायी भाव होता है। यह भाव आते जाते रहते हैं। मतलब क्या होता है? ये भाव आते जाते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्थायी भाव बोलते हैं। संचारी भाव एक रस में अनेक होते हैं। मतलब एक रस होता है, उसमें अनेक होते हैं और इसमें भाव संचालित नहीं होते। इसमें क्या नहीं होते? भाव संचालित नहीं होते। जैसे कि मान लो हमने बोला आपसे कि एक उदाहरण दिया, लड़ी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें स्थायी भाव एक होगा और संचारी भाव अनेक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। तो नई कविता सुनते ही समझ में आ रहा है कि नई कविता में अनुभूति की सच्चाई प्रकट होती है। मतलब इसमें क्या होता है? अनुभूति की सच्चाई प्रकट होती है। नई कविता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया गया। मतलब जीवन के प्रत्येक क्षण के बारे में बताया गया है। नई कविता में मनुष्य के कुंठाओं का चित्रण किया। मतलब मनुष्य पे जो बीता है, ये जो उसने सहन किया है, उसके बारे में नई कविता में बताया गया है। अगला, शुक्ल युग के गद्य की विशेषता लिखिए। तो शुक्ल युग के गद्य की विशेषता है, शुक्ल युग के गद्य की भाषा आमतौर पर सरल और सामान्य लोगों की भाषा थी। मतलब शुक्ल युग ने जो अपने गद्य में जो भाषा लिखी है, वो सामान्य और आमतौर पर सरल लिखी है। गद्य अधिकतर लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर आधारित थी। मतलब उन्होंने शुक्ल जी ने जो गद्य लिखे हैं, वो आमतौर पर दैनिक जीवन में जुड़े लोगों के बारे में ही लिखा है। अगला है हमारा, नाटक और एकांक की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक और एकांक के मतलब बताइए। नाटक में अनेक अंक होते हैं, नाटक में अधिक पात्र होते हैं, नाटक में एक मुख्य कथा, अनेक कथाएं होती हैं। नाटक में एक मुख्य कथा और अनेक कथाएं होती है।
एकांकी, एकांकी में केवल एक अंक होता है, एकांकी में कम पात्र होते हैं, एकांकी एक घटना पर आधारित होती है। ठीक है, कहानी और नाटक में अंतर बताइए। अब कहानी किसको बोलते हो, नाटक किसको बोलते हो? तो कहानी की संरचना छोटी होती है, कहानी एक श्रव्य साहित्य होता है, इसे सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, इसको हम कहानी बोलेंगे। नाटक की संरचना बड़ी होती है, यह एक दृश्य साहित्य होता है, इसे देखा जा सकता है। तो ये नाटक और कहानी, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? मतलब भक्ति काल का जो समय था उसको हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण युग कहा गया है क्योंकि इस युग में आधुनिक काल की जानकारी के साथ साथ इसमें साहित्य की अनुभूति का गहन अध्ययन मिलता है। सीधी सी आमतौर पर भाषा बताता हूँ कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय, इस काल में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने भक्ति प्रेम के रस में पूरे संसार को डुबो दिया था और उन्होंने मतलब भक्ति की ज्ञान गंगा या भक्ति के सागर को इस तरीके से बहाया था कि इसमें सारे लोग लिप्त हो गए थे, इसलिए स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रयोगवादी कविता की दो विशेषता लिखिए। तो प्रयोगवादी कविता की विशेषता है, प्रयोगवादी कविता में भाषा को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। मतलब इसमें प्रयोगवादी कविता में क्या दिया गया? भाषा को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। प्रयोगवादी कविता में नए विचारों को प्रकट किया, मतलब इसमें नए भाषा को ध्यान दिया गया है और नए विचारों को प्रकट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। पहला, जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन की घटना का वर्णन किया जाता है। जीवनी में किसी महापुरुष की जीवनी घटन किया जाता है। जीवनी किसी अन्य पुरुषों के द्वारा लिखी, मतलब जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। देखो, जीवनी में महत्वपूर्ण पुरुष के बारे में बताया जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। 2 पॉइंट हो गए। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। आत्मकथा कौन लिखता है? जैसे मैं खुद के बारे में लिखता हूँ, वो आत्मकथा होती है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और मैं मेरे जीवन में जो जो घटा उसको लिखूंगा, वो सब आत्मकथा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य का परिचय दीजिए। महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या प्रेरणादायक पुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन होता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य का मतलब होता है कि ऐसा महापुरुष जिसके जीवन के बारे में सार लिखा गया, मतलब जीवन के बारे में लिखा गया हो, वो महाकाव्य कहलाएगा। जैसे रामचरितमानस है, प्रभु राम के बारे में लिखा है, साकेत है, पृथ्वीराज रासो है, तो ये क्या है? महाकाव्य है। छायावाद की 2 विशेषता लिखिए। छायावाद की विशेषता लिखते हैं। छायावाद कविता में नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण के बारे में बताया गया। मतलब छायावाद कविता में क्या बताया गया है? नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण के बारे में छायावादी कविता में बताया गया है। छायावाद कविता में रहस्यवाद का रूप दिखाई देता है। मतलब इसमें क्या दिखाई देता है? रहस्यवाद का रूप दिखाई देता है। छायावाद कविता में कल्पना की प्रधानता होती है। मतलब इसमें क्या हो? छायावाद में कल्पना, जैसे हम सोचते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो सभी राजकीय प्रयोजन, सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, उसे राज्यभाषा बोलते हैं। देखो, सीधा स्पष्ट उत्तर है इसका, राज्यभाषा किसे कहते हैं? राज्यभाषा का मतलब होता है एक राज्य में बोली जाने वाली भाषा और उसके द्वारा ही सारा कार्य किया जाता हो, जो आम जन में बोली जाती हो, उसे राज्यभाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उपस्वर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। तो उपस्वर्ग और प्रत्यय, सीधी सी बात है, उपस्वर्ग सामने लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। पहले प्रत्यय देखते हैं। वह शब्द जो मूल शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बन जाता है या नया रूप ले लेता है, वो प्रत्यय कहलाता है। मतलब वह शब्द जो शब्द के अंत में जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़ता है। जैसे गाड़ी, वाला, तो वाला क्या हुआ? आपका प्रत्यय हुआ। गाड़ी, वाला, मतलब इस तरीके से जुड़ता है। उपस्वर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपस्वर्ग कहते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जिसके सामने एक शब्द जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करता है, उसे उपस्वर्ग कहते हैं। अगला, तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर बताइए। तत्सम और तद्भव, तो वे शब्द जो मूल भाषा संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसा शब्द जो संस्कृत से सीधा उठकर हिंदी में आ गया है, उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव, जो संस्कृत भाषा से आते जाते हैं लेकिन हिंदी में जाकर बदल जाते हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द का मतलब होता है कि वह शब्द जो संस्कृत से लेकर आए और उसका हिंदी में रूप परिवर्तन कर दिया हो, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। आवेदन पत्र देखते हैं।
उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र दीजिए। देखिए पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि आपने कोई सी परीक्षा 10वीं 11वीं 12वीं कोई सी परीक्षा दी है जिसमें मान लो आपको किसी एक विषय 2 विषय में आपके नंबर कम आए हैं और आपको पूरा यकीन है कि आपने अच्छे से लिख के आए हैं, फिर भी आपको नंबर बहुत कम मिले हैं, तो आप उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन फिर से करवा सकते हैं। उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, ये वहां का पता है जहां आप अपना आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, जिसको लिखना है ये वहां का पता है। विषय क्या है? उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना है, मतलब उत्तर पुस्तिका की फिर से गणना करवाना, मतलब फिर से उसको चेक करवाना। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, महोदय विनम्र निवेदन है कि मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षा कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं 10वीं जो भी परीक्षा है आपकी वर्ष 2022 21 20 जो भी हो मैं दी थी। अंक सूची देखने पर मुझे अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक देखने पर बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब जो अंग्रेजी विषय है, हिंदी विषय है, गणित विषय है, जो भी विषय है आपका, मतलब देखने पर बहुत आश्चर्य हुआ। मेरा यह पेपर 100% सही था, मतलब मैंने घर आकर जब चेक करा तो मेरा पेपर पूरा सही था। परंतु मुझे फिर देखते हैं कि परंतु मुझे आशा के विपरीत अंक प्राप्त हुए हैं। कृपया अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना करने की कृपा कर। मतलब मैंने जो लिख कर आया था वो सोचा था कि मुझे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, लेकिन इसका विपरीत देखा गया है, उसमें बहुत कम अंक प्राप्त हुए। कृपया करके अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना करने कृपा करें। आशा है आप मेरी उत्तर पुस्तिका पुनर्गणना फिर से करवाइए। मतलब आपसे निवेदन है कि आप मेरी उत्तर पुस्तिका की गणना फिर से करवाएं। भाविद अजय देव सतवास, और यहाँ आपका रोल नंबर और वर्ष जो आप जिस समय आपने परीक्षा दी है, मतलब अनुक्रमांक और वर्ष यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अगला आवेदन पत्र अपने मित्र को छोटे भाई के जन्म दिवस पर आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बहन है, कोई भी है, ठीक है, आप उसके या तो जन्मदिन है या शादी है, विवाह समारोह कुछ भी है, तो उसमें अपने मित्र को आमंत्रित पत्र करना, मतलब अपने मित्र को छोटे भाई के जन्म, मतलब मित्र को क्या करना है, अपने को बुलाना है। ठीक है, तो अपने मित्र को बुलाना है। आप कोई सा भी कार्यक्रम हो सकता है, चाहे शादी हो, घर में जन्मदिन हो, कुछ भी हो, भाई बहन किसी की भी, तो उसको किस तरीके से बुलाएंगे? प्रिय मित्र, जो भी नाम हो उसके यहाँ पे अपने को उसका नाम लिखना है सामने। प्रिय मित्र, मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ बहुत अच्छे और कुशल होंगे। इसके बाद अगले हफ्ते यहाँ जिस तारीख को कार्यक्रम है वो दिन लिखना है, तारीख लिखनी है। मेरे भाई का जन्मदिन है, सगाई है, शादी है, जो भी है यहाँ पर लिखना है। मैं इस पत्र के द्वारा मुख्य रूप से तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, मतलब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ और तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। अब यहाँ जन्मदिन हो, विवाह समारोह हो, उत्साह जो भी है वो यहाँ लिखना है। का उत्साह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सबके आगमन से, विशेष रूप से तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारे माता पिता से मेरे प्रणाम कहना, मतलब तो आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे भाई को मेरा आशीर्वाद, और तुम्हारे जो भी भाई बहन हो, जो भी हो घर में, उनको मेरा, छोटे हो उनको आशीर्वाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पता आ जाएगा, आदित्य कर्म पुनासर रोड, ये आपको यहाँ पर लिखना है, पता लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाएगा, हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अब आपको क्या लिखना है? एक बधाई पत्र लिखना है। आपका जो दोस्त है वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा, वाद परीक्षा, जो भी परीक्षा है या जो भी जिसमें श्रेणी में उसने भाग लिया है उसमें उत्तीर्ण हुआ है, प्रथम श्रेणी में आया है। अब आपको उसको क्या करना है? बधाई पत्र देना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनासरोवर सतवास, ऊपर पता लिखेंगे उसका। ठीक है, जिस तारीख को लिख रहे हैं वो दिनांक लिखेंगे। प्रिय विनय, उसका नाम लिखेंगे। आदरणीय पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम, मतलब उसके जो घर वाले हैं उनको मेरा, जो भी बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। छोटे को स्नेह है, छोटे को क्या है? स्नेह है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि तुमने हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होकर संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब जो भी परीक्षा है उसमें तुमने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मतलब मैं तुम्हें क्या देता हूँ? हार्दिक, जो भी तुमने सफलता प्राप्त की उसमें तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगामी परीक्षा में भी तुम्हें ऐसे ही सफलता मिलती रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें
आगे भी ऐसी सफलता प्राप्त होती रहेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ठीक है, तुम्हारा मित्र अजय, यहाँ अपना नाम और पता। ठीक है, अगला आवेदन पत्र है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मतलब कि आप एक गरीब छात्र हैं, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपकी पढ़ाई छूट रही है, तो इस तरीके से आप प्राचार्य को निर्धन कोष छात्रवृत्ति पर आवेदन लिखकर उनसे सहायता मांग सकते हैं। सेवा में प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतवास, ये जहां पत्र लिख रहे हैं वहां का पता लिखेंगे स्कूल का अपन। ठीक है, विषय क्या है, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वावन। क्या विषय है, मतलब छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करना है। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं 10वीं जो भी परीक्षा है का एक निर्धन छात्र हूँ। अध्ययन में मैं सदैव उत्तम आता हूँ, मतलब अच्छा पढ़ाई करता हूँ। पिछले साल मैंने 11वीं या 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी और मुझे 5 विषय में डिस्टिंक्शन भी मिला था, मतलब अच्छे नंबर आए थे। महोदय, मेरे पिताजी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि मुझे पढ़ा सके, मतलब मेरे जो पिताजी है वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सके। उनकी मासिक आय जो भी है 3,000, 4,000, 5,000 रुपये एक महीने में कमाते हैं, जिनमें पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल हो पाता है, मतलब परिवार ठीक से चल नहीं पाता है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे भविष्य व अध्ययन में मेरी रुचि को देखकर हुए निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें। मतलब कि मतलब मैं ऐसे पढ़ता रहूं आगे, इसके लिए आप निर्धन कोष से छात्रवृत्ति मुझे प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी छात्र राजा अग्रवाल, जो भी नाम है आपका और कक्षा जो भी आपकी है आप बस, और जो रोल नंबर है आपका वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अपने पिताजी को पत्र लिखकर उसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दीजिए। मतलब अपने पिताजी को पत्र लिखिए और उनको बताइए कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, हम बताते हैं। आदरणीय पिताजी, यहाँ जहाँ जिसको हम पत्र लिख रहे हैं पिताजी को लिख रहे हैं, तो आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, और उनका पता जहाँ आप लिख रहे हैं पता। ठीक है, आपका पत्र कल ही मिला, आपकी कुशलता जानकर प्रसन्नता हुई। आपने अपने पत्र में लिखा है कि अपनी परीक्षा की तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी, विस्तृत सूचना दो। मतलब आपने मुझे कहा है पत्र के द्वारा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसकी सारी जानकारी हमें विवरणवाही बताइए। ठीक है, मेरी वार्षिक परीक्षा 16 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। 16 फरवरी 2024-25 जो भी हो 23 प्रारंभ होने जा रही है। मैं परीक्षा में, मतलब यहाँ पे जो भी परीक्षा है की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। मैंने अपने सारे विषय की तैयारी कर ली है। मैंने सभी पुस्तकें पढ़ ली है, मतलब मैंने क्या करा है, सभी पुस्तकें पढ़ ली है और तैयारी के लिए किए गए प्रश्नोत्तरों को रिपीट भी कर लिया, मतलब 2-2, 3-3 बार उसको पढ़ भी लिया है। मैं परीक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मतलब अगर परीक्षा आज हो जाए तो मैं आज ही परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने वर्ग में प्रथम स्थान में आऊँगा, मतलब मुझे यकीन है कि मेरी कक्षा में मैं प्रथम श्रेणी में आऊँगा। आपका पुत्र और आपका नाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अब आपको जो मित्र है वो प्रतियोगिता में मतलब सफल हुआ है, मैंने अभी ऊपर ही आपको बता दिया है, प्रथम हुआ है, तो उसको बधाई देना है। तो वार्ड नंबर 9 पुनासरों सतवा, दिनांक जो जिस तारीख को आप लिख रहे हैं पता लिख दिया हमने। प्रिय मित्र, जिसका आपके मित्र का नाम जो है वो लिख देंगे। नमस्कार, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। मतलब आप बताइए कि मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने बताया कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब तुम्हारा पिछला पत्र मिला, उस पत्र में तुमने बताया कि तुमने किस प्रकार से किसी परीक्षा या किसी मतलब एग्जाम में भाग लिया और उसमें तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। सचमुच हम सबके लिए हर्ष की बात है कि ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का ही परिणाम, मतलब तुमने बहुत मेहनत करी है और इस मेहनत का ही परिणाम है कि आज तुम प्रथम स्थान पर हो। ईश्वर से कामना है कि वह तुम्हें किसी प्रकार जीवन में सफलता प्रदान करता रहे। मतलब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन में तुम इस तरीके से ही सफलता प्राप्त करते रहो। सभी घर वालों को मेरा प्रणाम कहना, मतलब जो भी घर में सदस्य हैं उन सबको क्या कहना, मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखना है। ठीक है, अब लेखन परिचय में देखते हैं। ये भी अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछते ही हैं। इसमें हम हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोस्वामी तुलसीदास जी और रघुवीर सहाय के बारे में 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये 3 चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हरिवंश राय बच्चन 2 रचना, 13 हार, मधुशाला, मधुबाला।
मधुकश, ये उनकी प्रमुख रचना है। भाव पक्ष कला पक्ष में देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। वे एक रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। उनकी रचना में उनकी भावना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मतलब उन्होंने जो भी रचना की है, जो भी मतलब काव्य पाठ किया है, जो रचना की है, उसमें मतलब उनकी भावना, मतलब उन्होंने अपनी भावना को इसमें व्यक्त किया है। उनकी रचना में सामाजिक चेतना के भाव दिखाई देते हैं, मतलब समाज में का शुद्धिकरण, मतलब इस तरीके से भाव भी दिखाई देते हैं। और उनकी रचना में शुद्ध खड़ी बोली का वर्णन किया गया। साहित्य में उनका प्रथम स्थान है। ठीक है, अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। रचना नए पत्ते और बेला, इनकी दो प्रमुख रचनाएं बहुत सारी है, पर परीक्षा में हमें इतना ही लिखना है। भाव पक्ष और कला पक्ष में देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्हें कई कहानी, उपन्यासों और निबंध भी लिखे। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो उस समय के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, छायावाद के प्रमुख माने जाते हैं। और उन्होंने मतलब कहानियां, उपन्यास और निबंध अनेक लिखे हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावाद कवि माने जाते हैं। उनकी रचना में अनेक भावना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उनकी कहानी और उपन्यास और निबंध में सामाजिक चेतना के भाव दिखाई देते। आप चाहे तो ये कर लेना या फिर चाहो तो ये कर लेना, दोनों एक ही है। ठीक है, ये वाला कर लेना, मेरे हिसाब से अब ये करना। साहित्य में उनका प्रथम स्थान है। ठीक, साहित्य में सभी का प्रथम स्थान माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, 2 रचना विनय पत्रिका, रामचरितमानस और दोहावली, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाव पक्ष तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वे भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में देखे गए हैं। इसके बाद कला पक्ष, आपकी भाषा संस्कृत है, कहीं कहीं पर आपने फारसी, अरबी, बंगाली, पंजाबी भाषा को भी प्रयोग किया है। साहित्य में इनका सर्वोपरि स्थान माना जाता है। रघुवीर सराय जी, 2 रचना, दूसरा सप्ताह, दिल्ली मेरा देश। ठीक है, भाव पक्ष, ये प्रमुखतः प्रगतिशील धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने समाज में अनेक प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी है। मतलब ये क्या माने जाते हैं? प्रमुख प्रगतिशील धारा के कवि माने जाते हैं और इन्होंने समाज में अनेक प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी है। कला पक्ष, इनकी सभी रचना आज़ादी के बाद आई थी और वे समाज में उस समय की जानकारी का तस्वीर को सामने रखा, मतलब उस समय की जानकारी को उन्होंने सामने प्रस्तुत किया है। और साहित्य में इनका सर्वोपरि स्थान माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, 2 रचना अशोक के फूल और कटुच, इनकी रचना है। भाषा खड़ी बोली और हिंदी थी। साहित्य में सर्वोपरि निबंधकार, साहित्यकार और लेखक माने जाते हैं। ठीक है, साहित्य परिचय में हमको सिर्फ इतना लिखना है, 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये हमको बताना है। तो ये हो गया। महादेव वर्मा जी, 2 रचना नीरज और अग्निरेखा, भाषा शैली हिंदी, छायावादी कवि माने जाते हैं। साहित्य में स्थान आधुनिक मीरा के नाम से भी आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा जी को। जैनेन्द्र कुमार, 2 चिड़िया एक रात, जय संधि, इनकी प्रमुख रचना है। भाषा शैली सरल और संस्कृत युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान विशिष्ट स्थान है। हिंदी उपन्यास का सर्वोपरि इनको माना जाता है। अगला धर्मवीर भारती, 2 रचना गुनाहों का देवता, अंधा युग और देशांतर, इनकी प्रमुख क्या है? रचना है। भाषा शैली में देशज, विदेशी और खड़ी बोली का प्रयोग इनने मुख्य रूप से किया। ध्यान रखना, धर्म भारती ने देशज, विदेशी और खड़ी बोली का प्रमुख रूप से इन्होंने वर्णन किया है। साहित्य में स्थान आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक ये माने जाते। तो दोस्तों, ये हमने आपको हिंदी ग्रामर से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं आपके सामने लेकर आए। और विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारी प्लस क्लासेस साइट पर जाकर आप और चेक कर सकते हैं। लेख समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।